आखिर कैसे एक देश ड्रग्स का हब बन गया? क्या वजह है कि चाइनीज लोगों ने जिस चीज को शुरू किया उस पर मैक्सिकन ड्रग्स कार्टल्स ने कंट्रोल करके अमेरिका के लिए उसे सबसे बड़ा सरदर्द बना दिया? कैसे आज भी चाइना और मेक्सिको का ये कनेक्शन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। इस कहानी में हम जानेंगे कैसे 4.5 लाख लोगों से भी ज्यादा की जान गई है पिछले 20 सालों में मेक्सिको के अंदर। कैसे चाइनीज इमिग्रेशन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन और मेक्सिको के ड्रग्स और करप्शन का पूरा सिस्टम रन करता है, और कैसे वो अमेरिका में लोगों को अफीम का आदी बनाता आया और अफीम से अब ड्रग्स के अलग अलग कंपोनेंट्स तक पहुंच के मेक्सिको को दुनिया के ड्रग कैपिटल बनाता है। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को कि कैसे ड्रग्स और नार्को टेरर और नार्को क्राइम पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करता है और चाइना, इंडिया से लेके अफगानिस्तान, म्यांमार से होते हुए मेक्सिको पे जाकर रुकता है, और जो मेक्सिको को बनाता है दुनिया का एक ड्रग कैपिटल। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। सबसे पहले समझिए मेक्सिको है कहाँ। दुनिया में आपको बहुत आसानी के साथ अमेरिका दिख जाएगा, और अमेरिका के ठीक नीचे ये देश है मेक्सिको। मेक्सिको की ज्योग्राफी कुछ ऐसी है जो इसे बहुत ही सही रूप से एक परफेक्ट कैंडिडेट बनाती है किसी भी चीज को अमेरिका में पहुंचाने के लिए। एक ऐसी कोस्टलाइन जहां से लोग पार करके बॉर्डर को अमेरिका में एंटर करते हैं। जब इंसान इसे पार करते हैं तो इसे कहते हैं डंकी रूट। लेकिन केवल इंसान ही नहीं, मेक्सिको एक ऐसा देश है जहां पर वहां की पुलिस, वहां की आर्मी के अलावा एक और ऐसा ग्रुप है जो वहां की सड़कों को कंट्रोल करता है, और वो है वहां के ड्रग कार्टल्स। वो इतने पावरफुल हैं कि वो ड्रग डीलर्स अपने साथ गाड़ियां, इवन आर्मर्ड व्हीकल लेके चलते हैं जिनमें बंदूकें, हथियार, सब कुछ होता है। वो इसलिए है क्योंकि उनका कंट्रोल वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पर इतना ज्यादा हो चुका है। लेकिन असल में ये ड्रग्स का चस्का इन्हें लगा कैसे? कैसे अलग अलग तरह के ड्रग्स पर मैक्सिकन ड्रग माफियाज का कब्जा होता है? इस कहानी को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा मेक्सिको की पूरी पॉलिटिक्स को। मेक्सिको में असल में सालों तक लगभग एक पार्टी का राज रहा, और वो पार्टी बहुत ज्यादा करप्ट थी। इतनी करप्ट कि आप ऑफिशियल्स को घूस देकर कुछ भी करवा सकते हो। यानी अगर आपके पास पैसा है तो और समय है तो आप वहां की पुलिस, वहां के जुडिशरी, वहां के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी का फायदा उठाते हुए वहां पे कुछ ग्रुप्स ने अपना कंट्रोल बढ़ाना स्टार्ट किया। पर ये कंट्रोल हुआ कैसे, शुरू कैसे हुई चीजें? असल में मेक्सिको में पहले एक देश का कंट्रोल हुआ करता था, जिस देश का नाम था स्पेन। स्पेन यूरोप का एक देश है जो आपको यहाँ आइबेरियन पेनिनसुला पे दिख जाएगा। स्पेन से जब लोग यहाँ आए तो अपने साथ एल्कोहल लाए, और यहाँ पर एडिक्शन की शुरुआत होती है। लेकिन मेक्सिको का असल खेल जो ड्रग्स से उनका शुरू होता है वो होता है जब वो आते हैं चाइनीज के संपर्क में। आप याद करिए इतिहास को, जहां अफीम की जंग हुई थी क्योंकि ब्रिटिश इंडिया चाहती थी कि चाइना के लोगों को अफीम की लत लग जाए। उन्होंने चाइना में अफीम को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। जो अफीम इंडिया में उगाया जाता था यानी पॉपी सीड्स, वो इंडिया से बनके यानी बिहार और यूपी के रीजन से जाकर चाइना में बिकता था, और चाइना में लोगों को इसकी आदत सी लग गई थी, जिसके लिए कई जंगें भी लड़ी गई। लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक थे और उन्होंने सक्सेसफुली चाइना के लोगों को आदी बना दिया अफीम का। तो यहाँ पर अफीम बहुत इजीली अवेलेबल था। चीजें तब बदलती हैं जब अफीम ट्रेवल करना शुरू करता है चाइना से मेक्सिको की तरफ। असल में 1920s के आसपास जब मेक्सिको में इस एक पार्टी का कंट्रोल होना स्टार्ट होता है जिसका नाम था पीआरआई यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, उसी समय में चाइना से कुछ लोग अमेरिका की ओर जाना शुरू करते हैं। इमिग्रेशन शुरू होता है चाइना से अमेरिका की तरफ, जहां पर इंडस्ट्री, ट्रेड की संभावनाएं होती हैं। लेकिन अमेरिका में चाइनीज की एंट्री नहीं थी, तो चाइनीज लोग आकर मेक्सिको में बसना स्टार्ट करते हैं, और उन्हें पता लगता है कि यहाँ तो अफीम के लिए खेती अच्छी जगह है। यानी अगर आपके पास पॉपी सीड्स हैं तो आप यहाँ अफीम बो सकते हैं, और वो यहाँ रहना स्टार्ट करते हैं बॉर्डर के पास। और फिर क्योंकि चाइना में तो आम बात थी अफीम, वो अफीम को बोना शुरू करते हैं और अफीम की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज अमेरिका में भेजना स्टार्ट करते हैं। इससे उन्हें बहुत प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है, और ये बात दिखती है मेक्सिको के छोटे मोटे गैंगस्टर्स को, क्योंकि उस समय में मेक्सिको में वो प्रोस्पेरिटी नहीं थी जो अमेरिका में थी। इस समय जब चाइनीज यहाँ आई वो पीरियड था 1920s के आसपास का। लेकिन कुछ समय बाद मेक्सिको भी अपने देश से चाइना के लोगों को एक्सपेल कर देता है। लेकिन जो यहाँ के क्राइम लॉर्ड्स थे उन्हें दिखता है कि भाई इस बॉर्डर का फायदा उठाकर चाइनीज लोगों ने तो बहुत पैसे कमाए, क्यों ना हम भी इस काम को शुरू करें। और फिर एक जाल शुरू होता है जहां मेक्सिको के ड्रग्स डीलर्स, सारे के सारे पेडलर्स चाइना से लाते हैं अफीम,
और उसको लेके आते हैं मेक्सिको में। ये चीजें चलती रहती हैं और जो उस पार्टी, जो करप्ट पार्टी का कंट्रोल हुआ करता था, उसके अंदर काफी स्ट्रांगली इन अलग अलग कार्टेल्स ने अपने आप को स्ट्रांग बनाना शुरू किया। चीजें अमेरिका में डेवलपमेंट की ओर बढ़ती चली गई और मेक्सिको में उस डेवलपमेंट से पैसा कमाने का एक आसान तरीका निकला, जो था अफीम की तस्करी, यानी नार्को स्मगलिंग। जब ये चीजें बढ़ रही थी तो टीआरआई का कंट्रोल मेक्सिको के ऊपर था, जो काफी समय तक रहा। 2000 तक लगभग इनका कंट्रोल था। लेकिन सारा कुछ अफीम से नहीं होता। चीजें जब डेवलप होनी स्टार्ट हुई तो अफीम की जगह कोकेन ने सबसे बड़ी ड्रग्स की इंपॉर्टेंट शेयर को कब्जे में ले आया। यानी अब अफीम की जगह कोकेन का चस्का लोगों को लगना स्टार्ट हुआ और कोकेन का गढ़ था कोलंबिया। कोलंबिया से ये कोकेन चल के आता था मेक्सिको और फिर जाता था अमेरिका में। लेकिन 1980s में कोलंबिया में एक बड़ी जंग स्टार्ट की अमेरिका ने अगेंस्ट ड्रग्स। तो कोलंबिया का कंट्रोल कोकेन के ऊपर खत्म होता है। फिर कोकेन के ऊपर कब्जा होना स्टार्ट होता है खुद मेक्सिको का ही, क्योंकि उन्हें दिखता है कि उनके कार्टेल्स जो अब इतने बड़े हो चुके हैं, उन्हें दिखने लगता है कि क्यों ना हम भी जैसे अफीम पहले भेजते थे उसी तरह से अब कोकेन का भी व्यापार शुरू करें। और कोकेन का कुरियर, यानी पहले कोलंबिया से मेक्सिको चीजें आती थी और फिर वो अमेरिका जाती थी, उसके बदले में कोकेन भी यहां बनना स्टार्ट हो गया। क्योंकि जो कार्टल्स थे, इन कार्टल्स ने चीजों को अमेरिका पहुंचाने के लिए उसी चीज का इस्तेमाल किया जिसको लोग अक्सर यूज करते हैं, यानी डंकी रूट्स का। डंकी रूट वो रूट है जिसके तहत आदमी इंडिया से भी सेंट्रल अमेरिका जाते हैं और वहां से अमेरिका एंटर करते हैं वाया मेक्सिको। तो आप इन लोगों के साथ भी कई चीजें वहां पर स्मगल कर सकते हो। जब कोकेन पर कोलंबिया की कंट्रोल कम हुआ और ये ऑलरेडी पॉपी प्रोड्यूस कर रहे थे, इनके पास भी लैब स्टैब्लिश हो चुके थे, जो ड्रग्स कार्टेल थे उन्होंने भरपूर प्रॉफिट्स कमाने स्टार्ट किए। इतने प्रॉफिट्स कमाए कि वो किसी बड़ी एमएनसी के जितने पावरफुल हो गए। नतीजा ये हुआ, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग ड्रग कार्टेल्स ने अपना एक पूरा कंट्रोल स्थापित करना स्टार्ट किया। जब ये अपना पैर बढ़ा रहे थे तो वहां भारी करप्शन था। करप्शन इतना ज्यादा कि वहां की पुलिस, वहां की जुडिशरी, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन, सबको ये खरीद चुके थे। इनके खुद के अपने आइलैंड्स थे, खुद के अपने घर थे, खुद का अपना साम्राज्य था। यहां तक कि आज भी जो ड्रग कार्टेल्स हैं वो मेक्सिको में सर्वाधिक पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करते हैं, यानी रोजगार का एक बड़ा साधन बन गया, जहां ड्रग्स मेक्सिको पहुंचती है और मेक्सिको से अमेरिका में एंटर करती है। और इनमें सबसे बड़ा नाम किसी ग्रुप का है तो उस ग्रुप का नाम है सिनालोआ। सिनालोआ असल में एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है ड्रग कार्टेल की, जो इस पूरे रीजन में अपनी डोमिनेशन स्टैब्लिश कर चुकी है। डोमिनेशन इस तरह का कि वो कनेक्शंस अब इंडिया तक पहुंच चुके हैं। ऐसे बड़े लेवल पे ड्रग्स का स्मगलिंग अलग अलग चीजों में होनी स्टार्ट हुई। चाइना के लोगों तो को इन्होंने भगा दिया, लेकिन उनसे इन्होंने सीखा कि ड्रग्स कैसे बनानी है, अफीम कैसे बनानी है, अफीम कैसे बेचनी है। कोलंबिया को खत्म करके कोकेन का भी बड़ा हब खुद मेक्सिको बन गया। और क्योंकि मेक्सिको की ज्योग्राफी, यानी मेक्सिको की अमेरिका के करीब होने का कारण, मेक्सिको का टेम्परेचर और मेक्सिको का भरपूर करप्शन इसे बिल्कुल परफेक्ट बनाने लग गया कि यहां दिखने लगा ड्रग्स कार्टेल को कि भाई हम करप्शन के थ्रू सबको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ की ज्योग्राफी में आप कुछ अफीम प्रो कर सकते हो, टेम्परेचर सही है और आप लैब भी स्टैब्लिश करके आसानी के साथ ट्रांसपोर्ट कर सकते हो चीज़ों को यहाँ से अमेरिका में। और जब ये चीज़ें होने लग गई तो उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होनी स्टार्ट हुई तो अफीम को ट्रांसफर करने की, स्मगल करने की तरीके भी बदल गए। आज ड्रग्स की वजह से लाखों लोगों की जान जाती है। अमेरिका का सबसे बड़ा सरदर्द है ड्रग ट्रैफिकिंग। लेकिन अब जो ड्रग ट्रैफिक होकर अमेरिका जाती है वो अफीम नहीं है, वो असल में एक और सब्सटेंस है जो बहुत बड़ा रोल इसके पीछे प्ले करती है। जो डेटा आप यहाँ देखेंगे वहाँ 6 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें जो पिछले 30 सालों में गई हैं, और 20 सालों में या 25 सालों में आप देखो तो 4 से 5 लाख लोग गन वायलेंस का शिकार हुए। अब इतनी सारी गन्स वहाँ पहुंची कैसे? इतने सारे हथियार और इतने सारे वायलेंस के पीछे वजह है वहाँ के जो कार्टेल्स हैं, उनके पास इतना पैसा है कि वो हथियार, मॉडर्न वेपन्स अमेरिका से खरीदते हैं, इलीगली दुनिया भर के एजेंसी से खरीद के उनको सड़कों पर उतारते हैं और वो अपने साथ पूरी सेना लेके चलते हैं। इसीलिए उनको हटाना किसी भी राष्ट्रपति के बस की बात भी नहीं। 2000 साल में, इन द ईयर 2000, जब वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी जिसने बहुत लंबे समय तक वहाँ रूल किया था वो हटी और अलग अलग पार्टियां यहाँ पर कंट्रोल में आना स्टार्ट हुई। उन्होंने कोशिश की कि मेक्सिको से इस ड्रग प्रॉब्लम को हटाए, अमेरिका ने सपोर्ट भी किया, पर ऐसा होता दिखा नहीं। और जो कार्टेल्स थे उन्होंने अपना कंट्रोल बनाए रखा, चीजें चलती रहीं और उसी वक्त डेवलप होती है एक नई ड्रग जिसका नाम होता है फेंटनाइल। फेंटनाइल असल में एक ऐसी ड्रग है जो टैबलेट या बिल्कुल नमक की मात्रा में भी कोई इंसान खा ले तो वो इतना ज्यादा शिकार हो सकता है इस लत का, इस एडिक्शन का, कि वो मर भी सकते हैं। और अमेरिका में आज सर्वाधिक जाने लोगों की जा रही हैं तो उसके पीछे वजह है फेंटनाइल। असल में फेंटनाइल का इस्तेमाल एक दवा की तरह किया जाता है
और इसका प्रोडक्शन चाइना में सर्वाधिक रूप से होता है। चाइना के अलावा इंडिया में भी इसकी प्रोडक्शन की जाती है, लेकिन इलीगली चाइना से ये स्मगल होकर भारी मात्रा में पहुंचता है मैक्सिको, और जहां मैक्सिको पहुंचने के बाद इसको प्रोसेस करके प्रॉपर ड्रग बनाया जाता है और बहुत छोटी क्वांटिटी में इसको अमेरिका में भेजना होता है। तो जो डंकी रूट है उसके थ्रू, लोगों के थ्रू, या फिर किसी कॉइन में या किसी भी जगह छुपाकर करोड़ों अरबों यूएस डॉलर्स के फेंटनाइल को भेजा जाता है अमेरिका में। और इसके अलावा इतना ही नहीं, कोकीन का भी लगातार स्मगल मैक्सिको से अमेरिका में होता रहता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, ये ड्रग्स, चाहे वो फेंटनाइल हो चाहे वो कोकेन हो, इसकी वजह से डॉलर्स कमाते हैं वहां के कार्टल्स, और कार्टल्स की पावरफुल कनेक्शन इतनी ज्यादा है कि वहां की पॉलिटिक्स, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन और वहां की पुलिस तक को ही कंट्रोल करते हैं। तो इनको हटाने के लिए वहां की गवर्नमेंट जितनी भी कोशिशें कर ले वो नाकामयाब होते हैं। अमेरिका ने कोशिश की कि वो उनके साथ पार्टनरशिप करे। किनके साथ? इन कार्टल्स के साथ नहीं, वहां के प्रेसिडेंट्स के साथ। पर क्योंकि इन कार्टल्स की सोसाइटी पे इतनी ज्यादा पकड़ है कि इन्हें हराना बहुत मुश्किल काम रहा। पिछले 25 सालों से मैक्सिको में लगातार एक सिविल वॉर की स्थिति लगभग बनी हुई है, जहां पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी क्रिमिनल्स छुपे रहते हैं, आम लोगों को हथियार दिए जाते हैं, बच्चों को इसमें ट्रेन किया जाता है और इस जंग को बढ़ाया जाता है जिससे कि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो सके। बातें सिर्फ यहीं नहीं पहुंची, असल में इस रीजन की और कंट्रीज, चाहे ग्वाटेमाला की बात करें चाहे निकारागुआ की बात करें, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत ज्यादा है। ऑर्गेनाइज क्राइम इतना ज्यादा होने की वजह यही है कि जो पैसा स्मगल करके मैक्सिको से अमेरिका में ड्रग स्मगल करके जो आता है, उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर आर्मीज खड़ी की जाती है, बच्चों की, यंग लोगों की, उनको एम्प्लॉय किया जाता है और फिर वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं आम लोगों को जो सड़कों पर होते हैं। तो पुलिस के बदले इन कार्टल्स ने अपना कंट्रोल इतना ज्यादा एक समय मैक्सिको में बढ़ा लिया कि इनको हटाना लगभग इम्पॉसिबल सा हो गया था। और आज जब चाहे फेंटाइल हो जो चाइना से आ रहा है, या फिर थोड़ा बहुत जो इंडिया से भी स्मगल होता है, वो यहाँ पहुंचता है। लेकिन इसके अलावा एक और कनेक्शन है। असल में अफगानिस्तान में जब तालिबान का शासन था, उससे पहले भी और अभी भी इस रीजन में एक गोल्डन क्रेसेंट बनता है, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान का रीजन, जहां बहुत मात्रा में अफीम बोई जाती है। और इसको अफीम के अलावा अब और जगह भी यूज किया जाने लग गया, यानी यहाँ पर और लैब स्टैब्लिश की जा रही हैं जहां पर प्रोसेस ड्रग बनाई जा रही हैं। इस प्रोसेस ड्रग को यहाँ से इस्तेमाल करके भेजा जाता है, उसे बनाकर भेजा जाता है मैक्सिको में, जहां से ये जाती है अमेरिका में। और इसे टर्म दिया गया है नार्को जिहाद का, यानी कई ऐसे ग्रुप हैं जो एडिक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका में एज अ जिहाद। इसके बारे में कई रिसर्च पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। जबकि दूसरी तरफ नेपाल, चाइना, इंडिया या उस रीजन में जहां पर ऑलरेडी इसका इस्तेमाल मेडिसिनल पर्पसेस के लिए किया जाता है, वहां से इसको स्मगल करके मैक्सिको भेजा जाता है। म्यांमार एक बड़ा रीजन है जहां अगेन इस रीजन में ऐसे पदार्थों का प्रोडक्शन होता है जो फिर जाते हैं यहां से कहां, तो मैक्सिको, और मैक्सिको से वो रूट्स बने हुए हैं जो इजीली इन्हें अमेरिका में ही नहीं बल्कि यूरोप में भी स्मगल कर सकते हैं। इसलिए वो ऐसा रूट है जिस रूट से आप आसानी के साथ यूरोप और अमेरिका में ड्रग्स को स्मगल कर सकते हैं। और इसी कारणवश अपनी ज्योग्राफी, अपनी पॉलिटिक्स, बढ़ते करप्शन और लगातार एक्सेस की वजह से मैक्सिको दुनिया की ड्रग्स कैपिटल बनी हुई है। अब क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स इस हद तक सड़ी हुई और करप्ट है कि वहां पर इसे हटाने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए, जो विल चाहिए, वो लीडर्स के पास कम रह रही है। इसकी वजह से मैक्सिको में ड्रग्स की इतनी बड़ी प्रॉब्लम आज भी बनी हुई है। असल में जो ये रियलिटी है वो कुछ ऐसी है कि आज मैक्सिकन कार्टल, जब इन तस्वीरों में देखिए इनके पास कितने मॉडर्न वेपन्स हैं। CJNG, ये अगेन एक मैक्सिकन ड्रग कार्टल है। ये इस तरह का पूरा एक सिक्योरिटी सेटअप लेके चलते हैं। इस कदर ये तैयार है, इक्विप्ड है, क्योंकि इनके पास भरपूर पैसा है, भरपूर फंडिंग है, और इनके लीडर्स अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके पूरे मैक्सिको को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और अमेरिका की भरसक कोशिशों के बाद भी इन कार्टल्स का कंट्रोल मैक्सिको के ऊपर बना हुआ है। जब तक ये कार्टल्स और इनके पास जो पैसा है वो खत्म नहीं होगा, जब तक ये जो कनेक्शंस है, जो ग्लोबल कनेक्शंस है जिनके थ्रू ये रूटिंग होती है, यानी वो रूट जो यूरोप में ड्रग्स भेजता है, वो रूट जो मैक्सिको के अंदर सप्लाई करता है अलग अलग कंपोनेंट्स को, जो साउथ ईस्ट एशिया के गोल्डन ट्राइंगल यानी म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस के रीजन को, और गोल्डन क्रेसेंट यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के रीजन से जो ड्रग्स रिलेटेड स्मगलिंग होती है, इसको जब तक रोका नहीं जाएगा तब तक मैक्सिको के कार्टल्स कभी कमजोर नहीं होंगे। और अगर वो कार्टल्स कमजोर नहीं होंगे तो वो कभी भी ड्रग्स का व्यापार बंद नहीं करेंगे, और जिसकी वजह से लाखों लोगों की जानें हर साल जाती हैं और जाती ही रहेंगी। आज एक ग्लोबल कंसर्न है और मैक्सिको में एक बड़ी लड़ाई जारी है इन ड्रग कार्टल्स के खिलाफ। लेकिन क्या कारण है जिसकी वजह से आज भी वो कंट्रोल में है, ये हमने समझा इस वीडियो में।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली आई।